Hello guys, this is Amitesh Dubey and I am welcoming you all in my channel Only Civil Services. So guys, आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं ना कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, है ना। तो इसी कोट के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है और उसका टॉपिक है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है और उसके सेलिएंट फीचर मतलब उसकी क्या विशेषताएं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में आज हम लोग होल सोल डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है ना। हर एक चैनल में या हर एक यूट्यूब चैनल में आप देखोगे, हर एक किताबों में आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बता सकता है ना। लेकिन कुछ चीज़ें सेम रहेंगी, है ना। जैसे कि मेरे चैनल में अगर आप देखोगे तो मैं जो है कि मैं कंपाइलेशन करता हूँ बहुत सारी किताबों का, बहुत सारी यूट्यूब चैनल का, आपको यहाँ पे सार मिल जाता है ना। आपको डिफरेंट सोर्सेस में जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप फॉलो करते हो या मेरे वीडियोस को आप फॉलो करते हो ना। तो अगला जो है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये जो कुछ नियम है उनका क्या है, सेट है, वो एक नियमों का ग्रुप है, एक गुच्छा है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये रिटन और अनरिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है। ये मैं सिर्फ इंडिया के कंटेस्ट में नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या होता है ना। इंडिया बस के कंटेस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड के कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ कि होल सोल कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या होता है ना। तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स रिटन एंड अनरिटन दैट सीक्स टू स्टेब्लिश द ड्यूटीज़, मतलब जो कि ड्यूटी बताता है, जो कि पावर्स बताता है, अथॉरिटी बताता है, फंक्शन बताता है ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं। फॉर एग्जाम्पल कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटीज़ होंगी, राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य होंगे, सीएम के क्या होंगे, है ना। तो ये सब डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन है, उनकी ड्यूटीज़ बताता है ना। उनके पावर्स बताता है कि उनको कितनी पावर दी जाएंगी, उनके फंक्शंस को बताता है ना। और यही सब करता है और रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन दैम, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का क्या रिलेशन होगा, है ना। एक लेजिस्लेचर जो होता है और एग्जीक्यूटिव होता है उनके बीच का क्या रिलेशन होगा, जुडिशरी से और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। सो ये को रिलेशन जो है ना वो सब इस्टेब्लिश करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से किताब है नियमों की, उनमें सारे नियमों को क्या किया गया, एक साथ पंचअप कर दिया गया है ना, एक साथ सारे नियमों को लिखा गया है या बताया गया है, जिसके थ्रू देश की जो गवर्निंग अथॉरिटी है उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या पावर है, उसे कैसे लोगों की मतलब भलाई के लिए काम करना है ना, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आगे अगर हम बात करें तो अब कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप मेंस के आंसर्स में भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो अगला जो पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, एकदम छोटा, कि सबसे मतलब सुप्रीम एक तरह से, है ना। कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक लॉ ऑफ लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कानून है ना, सारे कानूनों में से, है ना। आगे बात करेंगे तो इट इज़ द सुप्रीम एंड ऑल द लॉज आर सब्सिडियरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है ना वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो नियम लिखे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दस द कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉय स्पेशल लीगल सेंटिटी, मतलब उसका एक अलग ही जगह है, उसको एक अलग ही ऑरा मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम है ना। जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बनेंगे वो नल या वॉइड हो जाएंगे, मतलब ख़त्म कर दिए जाएंगे। वो नियमों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे भी है कुछ चीज़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लीगल डॉक्यूमेंट। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनसे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, या कोई लीगल बुक्स होती हैं उनसे क्यों अलग है, इन द सेंस दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कितनी बड़ी बात बोली जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में बताया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि सिमिलर टू लिविंग बीइंग, कोई भी जिंदा इंसान या जिंदा कोई भी व्यक्ति या जिंदा कोई भी चीज़ जो कि मतलब जो भी मतलब उन्हीं के तरह है, जैसे जो भी चीज़ें जीती हैं, जो भी जिंदा हैं, वो क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, है ना, डेवलपमेंट होता है ना, दिन ब दिन उनके अंदर डेवलपमेंट होता है भाई, सांस लेती हैं, हाइट बढ़ती है, मसल्स बढ़ती हैं, है ना, एज बढ़ती है, तो मतलब धीरे धीरे क्या होता है, मतलब एक डेवलपमेंट होता है ना। सो इट ऑल्सो चेंजेस विथ चेंजिंग नीड ऑफ टाइम एंड पीपल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो जो लिख गए अब उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, कि अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज किया जा सकता है समय के साथ, पीरियड के साथ, टाइम्स के साथ, उसको क्या है कि उस हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों का चेंज करना, फॉर एग्जांपल जैसे पहले जीएसटी नहीं था, फिर जीएसटी को कानून में लाया गया, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की जा सकती हैं दिन ब दिन और उनकी ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ ऑल द लॉज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मदर है, मतलब सबसे बड़ी है ना। और कैरी अदर लॉज टू बी वैलिड मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी लॉ है ना, कोई भी लॉ है वो तभी वैलिड माना जाएगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल के नियमों के खिलाफ होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नल और वाइड है, ख़त्म कर दिया जाएगा। उस नियम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, है ना। और अगर नहीं भी समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जो भी आपको डाउट है, छोटा बड़ा जो भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ेंगे तो आगे का जो टॉपिक है कि व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। ठीक है, तुमने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा लॉज है ना, लॉज का एक बंडल है, एक बंच है जिसमें बहुत सारे लॉज हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। सारे लॉज इसके सामने बेकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज सबसे बड़े हैं और बाकी के जो दूसरे लॉज हैं, जो दूसरे लीगल लॉज हैं, वो इसके सामने छोटे हैं, है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, क्या कंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्वेश्चन ये उठता है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि इट कंटेन, मतलब द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब मैं बता दूं कि जो जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना। सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, है ना, अलग अलग रहेंगे सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सेम उसी तरह पाकिस्तान का भी चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि जैसे यूएसए का है उसी तरह यूके का भी होगा। There are some differences in the provisions of the constitution, all right. So let's move to the second point. Second point क्या बोल रहा है कि in some countries it is इलोबरेट, मतलब कुछ कंट्रीज़ में क्या है, बहुत ज़्यादा इसकी ब्रीफिंग है, इलोबरेट है, एक्सप्लेनेशन है, और कुछ कंट्रीज़ में शॉर्ट में है, ब्रीफ में है, छोटा सा, है ना। बट सर्टेन थिंग्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। मैं बता दूं कि कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि हर कंट्री में, ईच एंड एवरी कंट्री हैज़ सम फीचर्स इन ऑन देयर constitution. So these are some features which are very much present in almost all the constitution of the world, all right. So let's begin one by one. So the first thing is rights. क्या अधिकार है, राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट और ड्यूटी दुनिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सर्टेन पॉलिटिकल प्रिंसिपल, कुछ पॉलिटिकल प्रिंसिपल जैसे कि सिंगल गवर्नमेंट होगा, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होगी, बाई पार्टी होगी, है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा वहाँ का, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के हर देश के हर कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है ना। थर्ड जो पॉइंट है वो है फॉर्म्स एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरह की होगी, किस फॉर्म की होगी, या तो वो प्रेसिडेंशियल होगी कि आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, है ना, प्रेसिडेंशियल होगी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो गवर्नमेंट होती है ना, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो गवर्नमेंट होती है वो उसका जो हेड होता है ना, जो उसका डी फैक्टो है ना, जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। मतलब सारे काम जो है, सारे काम एग्रीमेंट से लेके, है ना, विदेशों में दौरा करना, एग्रीमेंट लेना, सरकार चलाना, हर एक चीज़ इसी के प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। बट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है
है उसमें सब कुछ जितने भी पावर्स हैं, सबसे ज़्यादा पावर्स किसको दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री को, पीएम को दिए जाते हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, चाइना जो वहाँ का प्रेसिडेंट है ना। तो ऐसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा पावर मिला है ना। और जो हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जैसे हैं उनको पावर ज़्यादा है और हमारे प्रेसिडेंट साहब को उतने पावर नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी काम होगा, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर या जो भी गवर्नमेंट का काम होगा, वो सारा जो काम है वो प्रेसिडेंट के नाम पे, श्री रामनाथ कोविंद जी के नाम पे ही किए जाएंगे, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच का कैसे रिलेशन, तो लास्ट वीडियो अगर आपने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं देखा है तो देख लीजिए कि मैंने बताया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच का जो है, ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इनके बीच कैसे रिलेशनशिप होगी और इसका पूरा ब्रीफिंग आपको दिए जाते हैं। यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 ऑर्गन्स। तो ये तीनों ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको बता दूं, है ना, आप सोच रहे होंगे कि अब डायरेक्ट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेस्ट में जा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर देख रहे हैं, पर आप गलत हैं। अभी हम जो है सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी, मतलब ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अभी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं ना। देखते हैं इंडिया में जो वर्ल्ड के जितने कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया ने उसमें से क्या फीचर लिए हुए हैं ना, वो वीडियो के लास्ट में मैं पूरी ब्रीफिंग बताऊँगा उसकी, है ना, पूरा जिस्ट बताऊंगा। तो जैसे सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला फीचर है, अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है, इसको आप ध्यान से सुनिए, है ना। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मतलब आप एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ हमेशा रखें और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन करना आसान रहे। अपनी नोट से बेस्ट कुछ नहीं होता है रिवीजन के लिए, मैं आपको बता दूं, है ना। और अगर आप चाहेंगे तो बाद में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। सो रिटेन और अनरिटेन, जो फर्स्ट पॉइंट है, लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया कि बहुत सारे नियम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, जिसके द्वारा देश चलाया जाता है। इन नियमों में बताया जाता है कि कितना पावर किसको दिया गया है ना। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये सब पावर्स बताए गए हैं। तो ये चीज़ दोनों तरीके से होती है, मतलब रिटेन में भी लिखी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह का होता है, एक रिटेन होता है और एक अनरिटेन होता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। इसका आप ऐसा कह सकते हो कि इफ़ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, जो भी नियम है कॉन्स्टिट्यूशन के, इफ़ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर लॉजिकली अरेंज्ड, है ना, एक तरह से अरेंज्ड हैं, कोडिफाइड एंड कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक, एक बुक की तरह से उसको कंपाइल किया गया है पूरे नियमों को, है ना, इन द फॉर्म ऑफ बुक, देन सच कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और उसका जस्ट अपोजिट, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लॉजिकली अरेंज्ड, नॉट लॉजिकली कोडिफाइड, और इट इज नॉट कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक, इन द फॉर्म ऑफ किताब के फॉर्म में उसको नहीं बनाया गया है ना। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लूज बंचेस ऑफ पेपर, मतलब इधर उधर पेपर के फॉर्म में, मतलब पेपर में लिख लिया गया है बस, उसको एक कंपाइल्ड वर्जन में नहीं बनाया गया है। देन दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का, अमेरिका का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है आज की डेट में भी, 2020 में भी, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरे को लगता है वर्ल्ड के कुछ ही कॉन्स्टिट्यूशन, शायद एक ही होगा, ये आपका यूके होगा जो कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अपना इंडिया कौन सा है, अपना इंडिया डेफिनेटली रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है वो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। सो रिजिड और फ्लेक्सिबल में मेरे भाई क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसको जानने की बहुत ही ज़रूरी बात है। अब आप बताइए, फॉर एग्जांपल आपकी डेली नीड है, या डेली आपने मतलब आप कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल, है ना, आप टाइम टेबल बनाते हो अपना, है ना, टाइम टेबल बनाते हो, और टाइम टेबल में आप पूरी चीज़ लिखते हो, नंबर 1 कि मैं इतने बजे 6 बजे सोऊंगा, 6 बजे सो के जगूंगा, है ना, 8 बजे ब्रेकफास्ट होगा आपका, है ना, फिर इसके बाद आप पढ़ाई करोगे, दोपहर में फिर सोओगे, खाना खाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, है ना, फिर रात में डिनर करके फिर सो जाओगे। एक आप फॉर्म में एक लिख लिए हो, एक पेज में आपने लिख लिया है उस चीज़ों को, है ना।
अब आप बताओ। और दूसरी बात ऐसा है कि आपने लिखा नहीं है उसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल दूसरा केस लेते हैं, आपने लिखा नहीं है, आपने जस्ट अपने दिमाग में, अपने माइंड में उस चीज़ को सोचा है कि इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे वो करूँगा, है ना, टाइम टेबल अपने दिमाग में बनाया। तो ये बताइए, अगर आपको चेंज करना होगा अपने टाइम टेबल में से, तो जो आपने माइंड में बनाया तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट सोचना है, चेंज हो गया आपका टाइम टेबल। बट अगर आपने लिखा हुआ है टाइम टेबल चेंज करना है, तो उसको आपको लिखा हुआ आपको काटना पड़ेगा, उसमें वापस से लिखना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज होगा। तो अब आप ये बताइए कि अगर मान के चलते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, वो रिटन है, लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए का, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का, इसमें लिखी हुई है ना चीज़ें, एक फॉर्म ऑफ बुक में ये कंपाइल्ड है। तो ये बताइए, इनको चेंज करना ज़्यादा मुश्किल होगा कि यूके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पेपर में ऐसे लिखा हुआ है, नियम रूल्स कानून, है ना, ऐसे ही नॉर्मली लिखा हुआ है और कभी भी इसको कैसे भी चेंज किया जा सकता है। ऑलराइट, सो यूएसए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? रिजिड होगा। रिजिड क्यों होगा? क्योंकि भाई ये एक फॉर्म ऑफ बुक में है एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड ईजिली, है ना, ये इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ थिंग्स आर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। लेट्स बिगिन वन बाय वन। आगे बढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक है या अगला जो पॉइंट है, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, जो रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात करते हैं, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, माफ़ कीजिएगा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इंडिया में के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न्स हैं वो क्या है, उनको चेंज करना बहुत आसान है ना, ईजी है, आसान है, और कुछ प्रोविज़न है उनको चेंज करना क्या है, कठिन है ना, कुछ चीज़ उनको चेंज करना कठिन है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है ना, रिजिड है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसको बीच में लिखा हूँ मैं कि ये रिजिड भी है और ये फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन यूके का पूरा रिजिड है और यूएसए का पूरा रिजिड है और यूके का पूरा क्या है, फ्लेक्सिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट है इनेक्टेड एंड इवॉल्व्ड। ये थर्ड पॉइंट है। इनेक्टेड और इवॉल्व का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इनेक्टेड मतलब होता है कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड बाय अ स्पेसिफिक बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड बाय द स्पेसिफिक बॉडी इन अ स्पेसिफिक टाइम, देन सच कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी, मान लीजिए ये किताब है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इंडिया था, इंडिया क्या हुआ, जब आज़ाद हुआ अपना 15 अगस्त 1947 को, है ना, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय पर हमारे देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लिखे हों कि हमारा देश कैसे चलेगा, उसमें पावर्स लिखे हों कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तो वो सब पावर्स वगैरह लिखने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, है ना, एक बॉडी बनाई गई जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। वो भी एक लिमिटेड टाइम दिया गया उनको कि ये 2 साल 11 मंथ और 18 डेज़ के अंदर इन्होंने पूरी बॉडी या पूरी जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो अगर वो स्पेसिफिक टाइम पे और स्पेसिफिक बॉडी के द्वारा बनाई गई है, वो इनेक्टेड होगी। और इवॉल्व क्या होगी, अगर वो टाइम के साथ ऐसे ही नॉर्मली चलती जाती है ना, सो इनेक्टेड वो होगी, है ना। तो ये है इवॉल्व्ड, है ना। और इनेक्टेड क्या है, जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक बॉडी द्वारा बनाई जाए, तो वो क्या है, इनेक्टेड है। तो इंडिया और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनेक्टेड है। इवॉल्व किसका है, यूके का, है ना। अब आगे बात आ जाती है यूनिटरी एंड फेडरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। यूनिटरी और फेडरल क्या होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यूनिटरी या फेडरल, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब मैं बता दूं कि यूनिटरी जो गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है, ये इसका मतलब होता है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर। कैसे, डिवीज़न ऑफ पावर का यहाँ पे बात आती है ना, डिवीज़न ऑफ पावर। इसको ध्यान से सुनिए आप। यूनिटरी या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कब कहलाएगा, जब उसमें डिवीज़न ऑफ पावर होगा, किसके बीच, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। आपने देखा होगा कि कुछ पावर जो है किसको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ पावर सेंटर गवर्नमेंट को दिए गए हैं, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो पुलिस है ना, पुलिस है वो किसको दिए गए हैं, पुलिस जो है स्टेट को दिए गए, सरकार की। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि भारत की पुलिस, आपने यही सुना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। तो कुछ पावर्स जो हैं स्टेट को दिए गए हैं और कुछ पावर्स
सेंटर को दिए गए हैं। तो सेंटर को जब पावर दिए गए हैं तो यही डिवीज़न ऑफ पावर क्या कहलाता है, फेडरल, है ना, फेडरल। अगर इफ़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, देन दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट। एंड इफ देयर इज़ नॉट द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देन दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो आपका यूएसए है, यूएसए, तो यूएसए क्या है, यूएसए क्या है, यूएसए जो है फेडरल है, आइडियल फेडरल इसको कहा जाता है ना, आइडियल फेडरल कहा जाता है। डिवीज़न ऑफ पावर जो है यूएसए में सबसे ज़्यादा है स्टेट और सेंटर के बीच में। हमारे इंडिया में क्या है, कुछ चीज़ों का डिवीज़न है, कुछ चीज़ों का नहीं है, मतलब ब्लेंड ऑफ फ्लेक्स, मतलब यूनिटरी एंड फेडरल, है ना, दोनों। तो इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं, इंडिया का जो है उसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। और यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है ना, यूनिटरी है ना। तो जो इंडिया का है वो क्वासी फेडरल कहलाता है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी एग्ज़ाम में आए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फिर पूछे अगर मान लो क्वेश्चन में आता है कि यूनिटरी है कि फेडरल है, तो यू हैव टू राइट फेडरल, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमेशा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ही लगाना है, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ये चार चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए, तो इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, इसमें नहीं है। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी है, तो इन दोनों में भी है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी है, जैसे 3 ऑर्गन्स है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तो जो लास्ट वाला है जुडिशरी वो पूरी तरह से इन दोनों से इंडिपेंडेंट रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप, एक और पॉइंट आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो फेडरल या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ जगहों पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना, 2 अलग अलग टाइप की सिटीजनशिप दी जाती है। मतलब आप अभी तक क्या था कि आप सेंटर के भी मतलब आपको सिटीजन माने जाओगे, और स्टेट का अलग सिटीजनशिप होती है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इंडिया में है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप कहीं एमपी में रहते हो, यूपी में रहते हो, अब तो जम्मू कश्मीर में भी रहते हो, कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, है ना, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, सिर्फ इंडियन हो आप, कोई भी एमपी का कोई नागरिक नहीं है, कोई यूपी का नागरिक नहीं है ना, कोई भी सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ इंडियन हो आप। फॉर यूएसए में क्या है, यूएसए में है आप दो मतलब सिटीजनशिप है आपके पास, एक सेंट्रल लेवल पे मिलेगी और एक स्टेट लेवल पे मिलेगी। यूके में क्या है, यहाँ भी सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अभी तक क्या था, जम्मू कश्मीर में इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट था, JNK, जब तक ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, जब तक ये यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, तो यहाँ की अलग सिटीजनशिप मिलती थी और इंडियन होने की अलग सिटीजनशिप, दो सिटीजनशिप, सिर्फ और सिर्फ यही। लेकिन जब यूटी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया JNK को, तब से क्या हो गया, सिर्फ वहाँ भी सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलने लगी, है ना। तो इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। अब बताता हूँ मैं गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। सो जो गवर्नमेंट का जो क्लासिफिकेशन है ना, 2 तरह से होता है, या तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। अब ये क्या मैटर हुआ, ये क्या नई चीज़ बता रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि अगर ओवरलैपिंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, है ना, दोनों चीज़ों में क्या है, ओवरलैपिंग है, तो ये क्या होगा, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट होगी। इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब लेजिस्लेचर, मतलब जो MP चुन के आते हैं ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद चुन के आते हैं, वही तो जाके PM बनते हैं, और PM क्या है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है। तो ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो यही तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल यूएसए के अगर आप देखोगे एग्जांपल लोगे, तो वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, किसके किसके बीच, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन ऑफ पावर रहता है ना। ये पॉइंट यहाँ तक था, और ये सेपरेशन ऑफ पावर ये सेकंड इस वाले का पॉइंट है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव किस में रहता है, प्रेसिडेंट, मतलब लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, है ना, सब एग्जीक्यूटिव पार्ट, तो ये पूरी तरह से सेपरेशन होता है ना।
आगे की बात करें तो आप देखे होंगे, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया, दो चीज़ें होती है, एक होता है डी फैक्टो हेड और दूसरा होता है डी जूरे हेड, है ना। दो चीज़ें होती हैं। डी फैक्टो हेड मतलब होता है रियल हेड, जो देश को चला रहा है, जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा पावर है। और डी फैक्टो हेड मतलब होता है जो नॉमिनल हेड है, सिर्फ नाम मात्र का हेड है, सिर्फ उसके नाम से काम हो रहा है ना। तो डी फैक्टो हेड जो है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा रियल हेड है। तो इंडिया में जो रियल हेड है, डी फैक्टो हेड है, वो है प्रधानमंत्री जी, पीएम। और जो डी जूरे हेड है वो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट साहब। जो भी काम होगा ये इनके नाम पे होगा, पर काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री जी करेंगे, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनकी करेगी, है ना। तो ये डिफरेंस होता है ना। तो जो टू हेड्स विजिबल, नॉमिनल एंड रियल हेड, नॉमिनल मतलब वही, नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, और रियल कौन है, पीएम, है ना। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या रहेगा, प्रेसिडेंट इज़ द रियल हेड और नॉमिनल हेड, दोनों हेड प्रेसिडेंट ही है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। कोई भी किसी को नहीं सुनेगा, ये प्रेसिडेंट है, यही सब काम करेगा, इसी की साइन लगेगी, सब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, गवर्नमेंट चलाना सब इसी के हाथ में है। यहाँ पे दो हेड हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। तो रियल मोदी जी हैं और नॉमिनल कौन है, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था आपसे कि अब पूरी तरह से टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब इंडिया में क्या क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलर सोवेरेनिटी का, अब देखिए जो कुछ जो टर्म है, जैसे सोवेरेनिटी हो गई, है ना, ये सब प्रियम्बल में अगले आगे के जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर सीरीज में आपको सब ये सब का मतलब बताया जाएगा। अभी बस आप गो थ्रू कर लीजिए एक बार, है ना। रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, है ना। सोशलिज्म, है ना, सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस आप एक बार गो थ्रू करिए कि ये क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि फेडरल भी है और यूनिटरी फीचर भी है, मतलब कुछ सेंटर दोनों चीज़ पे भी रखता है ना। लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी वर्ल्ड है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। सिंगल सिटीजनशिप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानता है और इमरजेंसी प्रोविज़न है। ये सारे फीचर्स मैं आपको कब बताऊंगा, धीरे धीरे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास लेते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे ये फीचर्स आपको मिलती जाएंगे, है ना। अभी के लिए जो कल का टॉपिक है या जो अगला लेक्चर है वो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि इनेक्टेड है ना, इनेक्टेड है। तो इनेक्टेड में जो एक बॉडी के द्वारा बनाया गया, वो बॉडी कौन सी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कानून को बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है, वो पूरा हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो उस चैप्टर को आप ज़रूर देखना, क्योंकि उससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ पूछता नहीं है, सीधे फैक्ट रख देता है ना। तो उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, तो उनको आप ध्यान रखेंगे। और लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपको थैंक यू बोल दूं कि आपने मेरा वीडियो देखा है। अगर ये वीडियो काम आया हो आपके, तो इसे लाइक करें, और अगर कुछ गलत आपको वीडियो में लगा हो या कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, है ना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो मेरा शेयर करेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। मैं एक तरह से एक रिवीजन पर्पस के लिए, या जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कि जो लोग कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, है ना, उन सब के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। और थोड़ी बहुत अपने लिए भी बनाता हूँ कि कभी रिवीजन करना हो तो सीधे वीडियो उठा के देख लो, जो भी रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी, है ना। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो मेरे नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। सो थैंक यू फ्रेंड।